मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को समझने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना आवश्यक है। इसलिए हम यहाँ पर मूल्य का श्रम सिद्धांत है उसके बारे में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई है। एक है उपयोग मूल्य, यूज वैल्यू, और दूसरा है विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू। उपयोग मूल्य के अंतर्गत व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम और अधिक प्रकार से समझ सकते हैं, अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, यूज वैल्यू है, उसको पानी मिलना चाहिए। जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यासा नहीं है, पानी का कोई उपयोग मूल्य, यूज वैल्यू नहीं है। तो इससे हम यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा है विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू। इसका प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं, एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। जैसा कि 1 टन गेहूं के बदले 1000 रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती है, तो ये 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। जो 1 टन गेहूं से 1000 रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती है, तो ये राशि है वो उसका विनिमय मूल्य है। दोनों का एक अनुपात में हो गया ना ये, तो ये इसका एक्सचेंज वैल्यू हो गया। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व है। सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है, चाहे वो बेची जाएं या खरीदी जाएं। वह तत्व श्रम ही हो सकता है, जो सभी वस्तुओं में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। अतः किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके मूल्य निर्धारण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है।
तो ये उक्त श्रम सिद्धांत को लेकर जो ऊपर बताया गया था मूल्य का श्रम सिद्धांत, तो इससे जुड़ी हुई ये उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, तो ये सारा सब अच्छी प्रकार से अब आपके समझ में आ गया होगा। अतिरिक्त मूल्य, अब हम वास्तव में जो हमारा मूल टॉपिक है उस पर आते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इस पृष्ठभूमि के आधार पर जो हमने ऊपर इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए एक इसका सैद्धांतिक पक्ष देखा है, तो उस लिहाज से उस पृष्ठभूमि पर अब हम आगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उसका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है, ऊंचे दामों पर बेची जाती है, और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया ये धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में ही ये उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में ये वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया है। मैक्सी के शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथकर के रूप में वसूल करता है। उदाहरण के लिए, एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छी प्रकार से समझा और समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, माना कि किसी एक फैक्ट्री में एक मजदूर एक जोड़ी चप्पल बनाता है, तो उसे 10 रुपये मिलते हैं, और मान लीजिए उस चप्पल जोड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 15 रुपये है। 10 और 15 जो इसकी उत्पादन लागत है वो श्रम के मान लो 10 रुपये, और 15 उसमें जो मटेरियल है उसका बिजली पानी जो भी एक पूंजीपति उस पर खर्च करता है वो देख लो, तो ये कुल मिलाकर 25 रुपये हो गए। तो जोड़ी बनाने में लगने वाली लागत है, कुल लागत है वो 25 रुपये हो गई, किंतु वह चप्पल जोड़ी बाजार में 35 रुपये में बिकती है। इस प्रकार लागत 25 रुपये निकाल देने के बाद शेष जो 10 रुपया बचता है, जो अतिरिक्त मूल्य के रूप में है, जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। वो जो ऊपर वाले 10 रुपये हैं जो वास्तव में वो बाज़ार में बेचता है 35 रुपये में, लागत आती है श्रमिक और पूंजीपति का जो सब कुछ मिलाकर, तो वो 25 रुपये, तो ये 10 रुपये जो मिलते हैं ये सीधा का सीधा पूंजीपति अपने जेब में रख लेता है और किसी को नहीं देता है। तो ये उसका अतिरिक्त मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है। कार्ल मार्क्स का मत था कि ये अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः है श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है, अतः न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न ये अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता,
तथा वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा अन्याय है तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए अच्छी है। दासों तथा श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो वह यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता था और आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपने असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपति के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने या सेवा देने के लिए राजी हो जाता है जो कि उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं तथा इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की जेबों में चला जाता है। तो ये जो आज हमने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसको जो बहुत अच्छी प्रकार से इसका विश्लेषण उदाहरणों के माध्यम से करते हुए आपके सहयोग से इस ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में अतिरिक्त मूल्य के संदर्भ में ये हम कर पाए, इसमें आपका बड़ा मुझे सहयोग मिला। और ये ज्ञान विज्ञान का जो भी मार्ग है ये द्विमार्गी होता है, तो इसमें यदि फिर भी कोई किसी प्रकार का कोई बिंदु छूट गया हो तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे वो कोई आपकी समझ में बात आ गई हो या इसके अतिरिक्त भी इससे अधिक भी आपके पास कोई तथ्य है, जानकारी है, तो वो आप मेरे साथ भी शेयर करेंगे। और आपने ध्यानपूर्वक सुना समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं पर ही मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद।